हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले के 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये 4th पार्ट होगा और इसमें हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे हमारा लेसन नंबर 8 और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा होपफुली, अगर इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाता है तो। सेकेंडली जो है इस लेसन में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो अराउंड रहेगा एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से एजुकेशन आया। एजुकेशन जो है हम बात करते हैं, एजुकेशन तो हमारे टाइम में बहुत सारे टाइम से था। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है अभी अभी का फिनोमिना है। एजुकेशन हमेशा से था लेकिन अलग टाइप का एजुकेशन था। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये हमारे साथ जो हमारे पास जो लाए वो थे ब्रिटिशर्स, तो उनका एजुकेशन उस कंसर्न में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से डेवलप हुआ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम ये भी समझेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो है क्या प्लान था, ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना और ब्रिटिशर्स के एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने से इंडिया में क्या अफेक्ट हुए। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अभी इंट्रोड्यूस की गई, अच्छा किया गया, बट ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था। क्योंकि देखिए, आप जो एजुकेशन लेते हैं वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाले या ना डाले, लेकिन आपके माइंड पे हमेशा इम्पैक्ट डालती है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देती है, क्योंकि वो आपके माइंड पे असर करती है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन इंट्रोड्यूस की वो वेस्टर्न एजुकेशन थी। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो हुआ करता था, कोई मदरसे में पढ़ रहा है, कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है, तो वो सिस्टम को चेंज करके ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो वो स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था। और वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश को जो है फोर्सिबली जो है एक कॉमन लैंग्वेज बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास जॉब करना है, क्योंकि जॉब तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही प्रोवाइड करते थे, कोई इंडियन कंपनीज नहीं थी इतनी ज़्यादा कि वो जॉब प्रोवाइड कर सकें। हम बात कर रहे हैं 19 या फिर 18 या 17 सेंचुरी की। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जो है क्या कहते हैं, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें लग रहा है ठीक है चलो इंग्लिश पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में एक नई क्लास निकल कर आती है, वो थी मिडिल क्लास, और ये बहुत डिफरेंट है। तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से चीज़ें होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ब्रिटिशर्स का क्या फ़ायदा था कि हमें जो है पढ़ाएं, क्योंकि ब्रिटिशर्स आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। ठीक है, तो उनको क्या फ़ायदा मिला हमें पढ़ाकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अभी भी है, पहले भी थी। ठीक है, और ब्रिटेन में पॉपुलेशन बहुत कम। ठीक है, अब होता क्या था कि अगर किसी भी आपको इंडिया जितनी कंट्री पे रूल करना है, इतनी बड़ी कंट्री है, आपको रूल करने के लिए वर्क फोर्स चाहिए। तो वर्क फोर्स कहाँ से लाओगे आप? तो आपको जो है वर्क फोर्स लाने के लिए अगर आप ब्रिटिशर से लोगों को ले लेकर आते हो तो आपके कंट्रीमैन रहेंगे, आपको उनको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है लॉयल वर्कर्स चाहिए जो नेटिव में काम कर सके। ठीक है, तो मतलब नेटिव लोगों में से हमें जो है लॉयल वर्कर्स चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नए नए एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि आप आज भी चलते हैं यूपीएससी, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ब्रिटिशर्स ये काम इसलिए भी किया उन्होंने ताकि जो है, जो हम देखते हैं वेजेस, तो इंडियंस को वेजेस कम देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ एजुकेशन इंट्रोड्यूस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें कुछ वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने जॉब्स एग्ज़ाम्स निकाले और फिर इंडियंस जो है वो उस एग्ज़ाम में बैठा करते थे और फिर वो एग्ज़ाम क्लियर करके जो है वो वहाँ पर ब्रिटिशर्स के अंदर जॉब करा करते थे, सी और डी लेवल पे। ठीक है, आज भी आपको पता होगा गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग लेवल की जॉब्स होती है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल। तो सी और डी लेवल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा नीचे होता है, लोअर लेवल कंसिडर किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स इसलिए चाहते थे कि इंडियन जो होते हैं वो इंडियन लोअर जॉब पे काम कर सकें हमारे लिए। इसलिए वो चाहते थे कि अ, वो इंग्लिश पढ़ें और इंग्लिश में काम करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स थोड़ा ना हमारे लिए इंग्लिश हिंदी सीखेंगे, और हिंदी भी नहीं, उस टाइम पे तो हर इंसान की जो भाषा थी वो अलग अलग हुआ करती थी। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस ब्रिटिशर्स नहीं सीख सकते हैं, हमें जो है वो इंग्लिश सिखाकर जो है अपना काम करवाना चाहते थे। ये हो गई बात। एक दूसरी बात क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज की बात। तो 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो उसके अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्रमोट किया कि आप जो है क्या करो, आप जो है मॉडर्न साइंसेस की एजुकेशन लो, और साथ साथ इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को भी उन्होंने जो है
स्प्रेड करने के लिए जो है परमिशन दे दी थी। मतलब क्रिश्चियनिटी का फैलाने का भी उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। ये लोग सोचते हैं कि अगर हम इंडियन एजुकेशन को लेकर आएंगे, इंडियन एजुकेशन जो चली आ रही है इतने टाइम से, उससे बैकवर्डनेस आ रही है लोगों के अंदर, लोग सुपरस्टिशंस में बंधे हुए हैं। ठीक है। आज भी आप देखोगे कि आपके जो पेरेंट्स या फिर आप समझ लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, मोस्टली हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, बट मोस्टली आप देखोगे कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो आप जो है धीरे धीरे एजुकेटेड होते जाते हो, तो आप सुपरस्टिशंस को जो है, मिथ्स को जो है वो गलत करते जाते हो, प्रूव करते जाते हो। ठीक है। लेकिन वैसे ही जो है ब्रिटिशर्स के मानते थे और जो इंडियन रिफॉर्मर्स ये मानते थे कि अगर हमें इंडियंस को एजुकेट करना है तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो जब सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 60 साल, मतलब 60 सालों तक के उन्होंने कुछ भी नहीं किया एजुकेशन के लिए। ठीक है। बट बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग इंडियंस को एजुकेट करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन हम उन लोगों से जो है बहुत सारे काम करवा सकते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले तो उन लोगों ने क्या काम किया, देखिए आपको जिसके पास रोल करना है तो आप उनकी पहले जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। जब तक आप समझोगे नहीं तो आप जो है किस तरीके से उन पे अपना रूल इम्प्लीमेंट करोगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? जब आप जो है समझने की कोशिश ही नहीं करोगे कि सामने वाला क्या रिलीजन है, क्या कल्चर है, तो अब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही करते हैं कंपनी वाले, उनको बहुत ज़्यादा समझता था ये सब चीज़ें, कि हमें पहले कंट्री का जो है सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल सबसे पहले वेरन हेस्टिंग्स एक मदरसा स्टैब्लिश करते हैं कलकत्ता में 1781 में, और मुस्लिम लॉस और सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वो खुद भी स्टडी करते हैं। ठीक है। साथ में जोनाथन डकन, वो एक संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश करते हैं वाराणसी बनारस में 1791 में। वो भी हिंदू फिलोसफी और हिंदू लॉज को पढ़ने के लिए करते हैं। उसके बाद विलियम कैरी जो है वो सीरमपुर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं। ठीक है। और साथ साथ जो है उधर वो क्या करते थे, उधर उस स्कूल में जो है जो पुअर लोग होते थे, पुअर चिल्ड्रन, उनको पढ़ाया करते थे वो। और साथ साथ वो एक मिशनरी भी थे। ठीक है। मतलब वो क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया करते थे। और ये सब वो जो कर रहे थे, जो मदरसा और जो संस्कृत कॉलेज खोल रहे थे, ये इंडियंस को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि ये इंडियन कल्चर को समझने के लिए कर रहे थे। ठीक है। पहले उन्होंने इंडियन कल्चर को अच्छे से समझा ताकि वो क्रिश्चियनिटी को फैला सके। ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल पे, तो फर्स्ट लॉ जब पास हुआ था, जो कि फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। तो चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 के अंदर क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इंडिया में आ सकते हो, और 1 लाख रुपए भी हर साल जो है इसके लिए जो है दिए जा रहे थे। और साथ साथ ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा कि आप जो है, ब्रिटिशर्स ने क्लियर नहीं किया कि एजुकेशन इंग्लिश मोड में रहेगी या फिर ट्रेडिशनल मोड में रहेगी। ठीक है। मतलब ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशनल होता है, जैसे कि जो जितने भी रिलीजन, जितने भी कल्चर है ओरिएंटल कंट्रीज के, उसे हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। या और जो मॉडर्न होते हैं उनको हम कहते हैं एंग्लिसिस्ट। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं दो तरीके के डिबेट चालू होगा। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ओरिएंटलिस्ट का डिबेट, एंग्लिसिस्ट का डिबेट आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो उस टाइम पे ये था कि ओरिएंटलिस्ट जो है और एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे कि इंडियन लर्निंग होना चाहिए। ठीक है। इंडियन लर्निंग पे एम्फोसिस होना चाहिए। और साथ साथ एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे कि इंग्लिश लर्निंग पे एम्फोसाइज होना चाहिए। ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि चलो ठीक है, आप वेस्टर्न साइंसेस सिखा दो ताकि स्टूडेंट्स जो है वो जॉब कर सके, लेकिन उसके अलावा इंडियन लैंग्वेज पे आपको फोकस रखना चाहिए। लेकिन एंग्लिसिस्ट बोलते थे कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करना है ताकि इंडियंस जो है लॉयल सर्वेंट बन सके, किसके, ब्रिटिशर्स के। अब बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया। ठीक है। और बहुत इस तरीके का डिवाइड होता चला गया, और फिर फाइनली क्या होता है, फाइनली होता है 1835 के अंदर थॉमस मैक्यूले कमीशन। तो फाइनली विलियम बेंटिक 1835 में बोलते हैं कि नहीं, एजुकेशन तो इंग्लिश मोड में ही होगा। और साथ साथ उन्होंने थॉमस मैक्यूले कमीशन भी बना दिया एजुकेशन के अंदर।
और मैक्यूले ये बताते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस की बहुत बुराई करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब इंडियन एजुकेशन में जो है वो इंडियन सिस्टम में एजुकेशन नहीं होगी और इंग्लिश ही जो रहेगा वो मीडियम ऑफ एजुकेशन रहेगा। और एक और चीज़ वो बताते हैं कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए रहेगी, मतलब जो जिसके पास पैसा है, इन शॉर्ट कोई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सबको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करे। और इसकी उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब जब एक बार अपर क्लास एजुकेटेड हो जाए तो उनका काम है कि वो मासेस को एजुकेट करे। तो हम नहीं एजुकेट करेंगे, हम सिर्फ अपर और मिडिल क्लास को जो है एजुकेट करेंगे, अपर मिडिल क्लास को। तो सेकेंडरीली वो है ना लोअर क्लास को वो करेंगे एजुकेशन। और गर्ल्स एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई थी। और 1835 के बाद क्या होता है कि जो पारसी होती है, यानी फारसी जो लैंग्वेज होती है, उसे जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया था स्कूल की बुक से। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो है फारसी चली आ रही थी क्योंकि मुगल रूल चला आ रहा था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया था। अब वो लोग क्या चाहते थे, ये जो थॉमस मैक्यूले का जो कमीशन था, ये चाहता था कि इंडियंस जो है वो ब्लड में इंडियंस रहे, लेकिन जो टेस्ट में जो रहे वो इंग्लिश रहे। ठीक है। तो देखिए वुड सबसे उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट लैंग्वेज में से जो एलिमिनेट की गई थी, उसके बाद क्या होता है कि जेम्स थॉमसन। अब हमने एक फिगर का नाम पढ़ लिया, ठीक है, आपको फिगर्स के नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा, मैक्यूरे के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जेम्स थॉमसन के बारे में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के गवर्नर रहते हैं। तो अलग अलग गवर्नर्स थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर रहते हैं और वो विलेज एजुकेशन की एक स्कीम निकालते हैं जहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उनका काम ये नहीं था कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, या फिर ऐसा नहीं था कि वो एक ओरिएंटलिस्ट थे। उनका काम इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि रेवेन्यू और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेटअप किया जाए, और ऑलरेडी जो लोग पढ़ रहे हैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है इस तरीके का डिपार्टमेंट सेटअप किया। अब जो वुड डिस्पैच है 1854 को, इसको मैग्ना कार्टा माना जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, क्योंकि इसमें जो है चार्ल्स वुड जो है, जो कि प्रेसिडेंट रहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। मैंने आपको बताया था पहले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। जैसे आज हम बोलते हैं ना बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वो चार्ल्स वुड क्या करते हैं, एक डिस्पैच भेजते हैं। डिस्पैच मतलब एक ऑर्डर भेजते हैं डलहौजी को। डलहौजी कौन रहते हैं उस टाइम पे, गवर्नर जनरल रहते हैं। और वो उनको बोलते हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जो है वो ठीक करना है। मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम बोलते हैं ना आज राइट टू एजुकेशन, हमने एक राइट निकाला कि हमारा राइट टू एजुकेशन, सबका राइट है एजुकेशन पे। तो वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि आप एजुकेट करो, ऐसा नहीं बोल सकते हो आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कि आप जो है क्या कहते हैं मासेस को, मतलब आप कुछ लोग एजुकेट करोगे और फिर वो दूसरों को एजुकेट करेंगे। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि गाँव में जो होते हैं प्राइमरी लेवल पे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की जो होती है स्टार्टिंग होती है एजुकेशन प्रोवाइड करना। और फिर हाई स्कूल लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर मतलब इंग्लिश भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी। और फिर कॉलेज लेवल पे क्या, सिर्फ इंग्लिश। तो ये आपने देखा होगा ना कि आज भी ऐसा होता है गाँव में, क्योंकि आप देखोगे स्टार्टिंग में मोस्टली फर्स्ट से लेके सिक्स या फिर एट्थ क्लास तक के हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, फिर इंग्लिश मीडियम में होती है, थोड़े दोनों मिक्स होती है, और फिर बाद में जाके आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आज भी चली आ रही है, और उस टाइम पे ये जो है शुरुआत की गई थी। और साथ-साथ जो है पहले की जैसे कि चार्टर एक्ट की बात की जाए, चार्टर एक्ट 1813 में भी आया, 1833 में भी आया, 1853 में भी आया। लेकिन विमेन एजुकेशन की बात हर जगह नहीं की गई, लेकिन वुड डिस्पैच में जो है विमेन एजुकेशन की बात की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात भी की गई थी, क्योंकि एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना चाहिए। जैसे आज भी आप देखोगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल एक से भी ज़्यादा होती है कहीं पर भी। तो और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो आप इंग्लिश ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। और हायरकी भी जो है वो इसमें डिफाइंड हो गई थी, और आज भी यही हायरकी चलती है कि प्राइमरी जो है वो बॉटम होती है, हाई स्कूल मिडिल लेवल होती है, और अफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं वो हायर लेवल होते हैं। ये इस तरीके की हायरकी उस टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है। और टीचर का ट्रेनिंग करना है वो भी उस टाइम पे बनाया गया था, आज भी टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है आप देखोगे। और सेकुलर एजुकेशन मतलब कि पहले क्या होता था, एजुकेशन जो रिलीजियस एजुकेशन है वो चीज़ें, और जो वर्ल्डली एजुकेशन है मतलब दुनियावी एजुकेशन जो है वो रिलेटेड थी रिलीजियस एजुकेशन से। तो पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि सेकुलर एजुकेशन होने लग गई, क्योंकि सब लोग एक साथ पढ़ते थे, ठीक है। पहले तो लोग क्या करते थे, अपना ना मदरसा गुरुकुल में पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा था कि स्कूल में हर रिलीजन के लोग आएंगे एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए सेकुलर एजुकेशन की बात की गई। और प्राइवेट कॉलेजेस में ग्रांट भी देने की बात की गई, जैसे आज भी आप देखोगे
कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और इंडिया की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 45 से ज़्यादा, और स्टेट यूनिवर्सिटी है, अक्सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनको ग्रांट मिलते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी ग्रांट की बात की गई कि जो ब्रिटिशर्स है वो ग्रांट दे इंडियंस को, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को, और जो है एजुकेशन को प्रमोट करें। तो इसके चलते बहुत सारी इम्प्लीकेशंस थी, वो हम बात करते हैं। एक तो जेईडी बेथुने, जेईडी बेथुने ने कलकत्ता में बेथुने स्कूल फाउंड की 1849 में, जो विमेन एजुकेशन के लिए थी। ठीक है, तो ये इसलिए स्पेशली क्योंकि नाम मेंशन किया जा रहा है क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल थी। अब बात करते हैं एजुकेशन का डिपार्टमेंट हर प्रोविंस में सेटअप किया गया था। आज भी देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, और ये उसकी शुरुआत उस टाइम से हुई। 1857 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप हुई। उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार के अंदर, ये आज भी है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की, ये भी शुरुआत की गई। उसके बाद इंडिया के अंदर वेस्टर्नाइजेशन भी शुरुआत हुई और इंडियन एजुकेटर्स भी जो है वो आने लग गए। तो हम देखेंगे एजुकेशन को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप समझोगे कि एजुकेशन जो होती है आपका सोचने का बहुत तरीका बदल देती है। आप देखोगे कि जनरेशन गैप आता है, आपके जो पेरेंट्स की एजुकेशन है वो डिफरेंट थी, आपकी एजुकेशन डिफरेंट है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एजुकेशन डिफरेंट थी। एक तरीके का जनरेशन गैप भी क्रिएट करती है एजुकेशन ही। ठीक है, तो एजुकेशन माइंड पर अटैक करती है, और एजुकेशन से जो है इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, कभी अच्छाई की तरफ, कभी जो है बुराई की तरफ। ठीक है, बुराई की तरफ किस तरीके से हो जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट हंटर एजुकेशन कमीशन। तो ऑफ कोर्स ही बात है, हंटर नहीं करना है इसमें। हंटर जो है इनके एक लीडरशिप के नाम पे गया हुआ है। सर विलियम हंटर नाम के जो एक इंसान थे, जिनको अपॉइंट किया गया था रिपन द्वारा। ठीक है, उस टाइम पे वाइस रॉय थे रिपन। तो जो वाइस रॉय थे तो उस टाइम पे उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, इसलिए इनका नाम हंटर एजुकेशन कमीशन रखा गया है। इसका मकसद ये था कि आप जो है, जैसे कि वुड डिस्पैच आ गया था 1854 में, तो उसके बाद जो है समझ सके कि क्या क्या चेंजेस हमको करनी है। तो उन्होंने क्या मतलब ये जो कमीशन बिठाने का जो आइडिया है, जो हम आज भी करते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कमीशन बिठाते हैं। और जैसे कि बहुत सारे कमीशन इंडिया में बैठते हैं, हर साल बैठते हैं। अलग अलग कमीशन अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो उस टाइम पे बैठा करते थे, और फिर उसके रिकमेंडेशन आते हैं, और फिर वो रिकमेंडेशन में जो एक्सेप्ट करना होता है करा जाता है, जो रिजेक्ट करना होता है वो रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब उस टाइम पे बताया गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, कंट्री में। उसके बाद वर्नाकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। पहले भी यही चला आ रहा था, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड्स जो है वो एजुकेशन का जो है इम्पोर्टेंट, मतलब एजुकेशन उनका काम रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के अंदर। तो देखिए आज भी आप देखोगे कि छोटे छोटे पंचायत और वो सब का काम होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा टाइम बाद रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आप स्कूल भेजो वगैरह। तो ये सब काम उनका रहेगा, और फंड जो है उनको दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ उस टाइम पे जो है फंड्स भी निकाले गए थे रूरल और अर्बन एरिया के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लिटरेरी, जैसे आज आज आप पढ़ते हो, आज आप कुछ स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज पढ़ते हो, वोकेशनल कोर्सेज उस टाइम पे भी इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि कुछ इंसान जो है कमर्शियल करियर कर सके। और लिटरेरी कोर्सेज ऐसे कोर्सेज जो आपको यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे, फिर आप टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, मतलब एकेडमिक करियर आप परस्यू करो। और जो कमर्शियल करियर्स होते हैं वो इसलिए ताकि आप कुछ भी तरीके का, जैसे आप आज के टाइम में बहुत सारे आप देखोगे वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि शेफ़ के कोर्सेज आ गए हैं, कुकिंग कुकिंग कोर्सेज होते हैं वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे भी उस तरीके की ब्रांचेस थी। और मिशनरी स्कूल को थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा था कि मिशनरी स्कूल अब ज़्यादा सेटअप ना हो, और इंडियन लोग जो है पार्टिसिपेट करें और स्कूल का सेटअप करें। ठीक है, क्योंकि विमेन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फंड भी लग रहा था। ठीक है, और विमेन के एजुकेशन को ऑफ कोर्स प्रमोट किया जा रहा था क्योंकि रूरल इंडिया में विमेन की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब हम बात करते हैं ओवरऑल, अगर हम अफेक्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए थे ब्रिटिशर्स ने, ऑफ कोर्स ही बात है। और हंटर कमीशन की पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये होता है कि जो इंडियन का लर्निंग सिस्टम है पूरी तरीके से वो तो पूरा रुइन हो जाता है, कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है आप बोल सकते हो, क्योंकि इसको जो है कोई भी तरीके की फंडिंग नहीं मिल रही थी। और जब देखिए अगर गवर्नमेंट स्कूल जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो कोई भी इंसान अपने बच्चों को जो है क्यों भेजना चाहेगा टू दी
नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम में। तो और उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल को ओवरबर्डन कर दिया जा रहा था, मतलब टीचर्स जो थी वो एक्सपीरियंस नहीं थी। आज भी आप देखोगे टीचर्स बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस होती है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन उनका जो है वो पढ़ाती नहीं है, उनकी ट्रेनिंग्स जो है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। और आपको बहुत सारी तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरिया में से। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि उस टाइम पे ये जो डिबेट चल रहा था कि इंग्लिश में पढ़ाना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना है, इसी की वजह से बहुत सारा जो है रिसोर्सेज और फंड भी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। और उसके बाद जो है रैलिक कमीशन सेटअप होता है 1902 में, और वो बात करता है यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम किस तरीके से होगा, आज भी आप देखोगे यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब सिस्टम जो चला आ रहा है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास होता है 1904 में। तो अब जो है यूनिवर्सिटीज़ को एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था एजुकेशन के एरिया में। और उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे जो फेलोज़ को सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो फेलोज़ को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है सिलेक्ट किए जाते थे। और साथ साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बॉडीज़ थी, मतलब जो सीनेट था, सीनेट मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके का पार्लियामेंट बोल सकते हो आप। तो मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसले लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उसको हम कह सकते हैं सीनेट। तो वो जो सीनेट हुआ करते थे उसमें मिनिमम 50 लोग थे और मैक्सिमम 100 लोग हुआ करते थे। और उनका वो 6 साल तक के ऑफिस होल्ड कर सकते थे। तो जैसे कि आज भी आप देखोगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें अलग अलग वाइस चांसलर आप देखोगे कि आपको नीति आयोग वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। और सीबीएसई में आप देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आपको डिफरेंट तरीके के फील्ड है, जैसे कुछ आईएएस ऑफिसर्स रिटायर्ड या अलग अलग फील्ड्स में से आपको जो है देखने को मिलेंगे कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहे हैं। और साथ साथ एजुकेशन ग्रांट की जो बात आती है, जैसे आज भी आप देखोगे यूजीसी, तो आप देखोगे यूजीसी अप्रूव्ड। तो यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की शुरुआत उस टाइम पे हुई थी। और उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि 5 लाख का ग्रांट मिलेगा 5 साल तक के, ठीक है। तो यूजीसी जो है उस टाइम पे ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलेगा और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और तीन बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, मैंने आपको पता होगा ये तीन जो है मेजर जो है वो थी प्रेसिडेंसीज थी। तो वहाँ पर जो है तीनों प्रेसिडेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि तो वहाँ पर इलेक्टेड फेलोज कितने थे, 50 थे। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर 15 जो थे वो इलेक्टेड फेलोज थे। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट कॉलेज का एफिलिएशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उस टाइम पे देखिए ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में आप देखोगे कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन आज के टाइम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इमर्ज होकर आ गई है। तो उस टाइम पे ये हुआ करता था कि प्राइवेट कॉलेजेस को अफिलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसको डिस्करेज करना। क्योंकि हो गया, अगर समझ लीजिए कोई प्राइवेट एजुकेशन खोल दिया और किसी ने क्या कहते हैं इंडियन नेशनल स्ट्रगल के बारे में बात करने लग गए, इसलिए ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं चाहते थे कि अफिलिएटेड रहे। जब कोई एक कॉलेज अफिलिएटेड होता है एक यूनिवर्सिटी से, तो सारे जो लॉज रेगुलेशन एजुकेशन सिस्टम उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, ठीक है। और इसलिए जो है गोपाल कृष्ण गोखले बताते हैं इसे एक रेट्रोग्रेड मेजर, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो 1906 में क्या होता है कि स्टेट ऑफ बड़ौदा जो है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मतलब इन्वॉल्व कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब 1906 में इस तरीके की चीज़ आती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब तक बन गई थी, आपको पता है 1885 में बन गई थी। तो उस टाइम पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है तो वो बोलती है कि अब ये इस तरीके का मेजर आप पूरे इंडिया के लिए लो, ठीक है। और पूरे इंडिया में आप कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो इस तरीके की जब बात करी जाती है, तो फाइनली ब्रिटिशर्स को जो है क्या करना पड़ता है, फाइनली ब्रिटिशर्स को अपनाना पड़ता है दी एजुकेशन पॉलिसी, द रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1813, जिसके तहत जो है आपको सब लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, यानी राइट टू एजुकेशन की जो बात है वो यहाँ पर आती है। और राइट टू एजुकेशन तो इंडिया में बाद में एक्सेप्ट हुआ, लेकिन राइट टू एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट का काम है कि एजुकेशन प्रमोट की जाए।
तो ये चीज़ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रगल की वजह से ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब देखिए गवर्नमेंट ने तो कहा कि भाई हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपकी कंपलसरी एजुकेशन की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इलिटरेसी को जो है ख़त्म करें। तो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जो था एजुकेशन पॉलिसी का वो इसके बारे में बात करता है। और साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उनको भी बोला गया कि आप जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है काम करो। ठीक है, अब प्रोविंसेस में अलग गवर्नमेंट बनी हुई थी, आपको पता होगा। और साथ-साथ इस काम के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को बोला गया कि आप प्राइवेट लोग जो है वो भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलो। ठीक है, और साथ-साथ यूनिवर्सिटी को भी इनकरेज किया गया। उसके बाद एक और कमीशन बिठाया जाता है, वो कमीशन होता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। अब देखिए उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन है इसका भी नाम उसके जो हेड है उसके बेसिस पे पड़ता है। तो उनके चेयरमैन रहते हैं मिकाइल सैडलर। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि इस कमीशन के अंदर आपको 2 इंडियन मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम था डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद और एक का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी। तो ये दोनों भी जो है इंक्लूडेड थे इस कमीशन के अंदर। और इसमें क्या होता है कि आज जो आप पढ़ते हो, आप 12 साल स्कूल में पढ़ते हो, उसके बाद आप जो है यूनिवर्सिटी में आते हो, तो ये चीज़ वहाँ पर उस टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी कि 12 साल आपको स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको इंटरमीडिएट स्टेज ज्वाइन करनी है, जैसे कि मतलब आपको जो है इसके बाद क्या करना है, डिग्री पढ़नी है 3 साल के लिए। इससे क्या है, 2 फायदे हैं। इससे ये फ़ायदा है कि आपको जो है जिसको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, जिसको कॉलेज नहीं जाना, वो 12th के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ सकता है। वो छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं वो मतलब कॉलेज जाना चाहते हैं वो कॉलेज जाते हैं। सेकेंडली ये होता है कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब कॉलेज आप पढ़ लेते हो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो डायरेक्टली, यानी आप जो है आपका जो मास्टर्स है पीएचडी है वो करते हो। तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी की आपको जो है ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आपने क्या कहते हैं अपना बैचलर्स नहीं किया तब तक आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली नहीं पढ़ते हो। आप जो पढ़ते हो वो डायरेक्टली आप कॉलेज से पढ़ते हो जो कि अफिलिएटेड होती है किसी यूनिवर्सिटी से। क्योंकि ये सिस्टम जो बनाया गया था उस टाइम पे एक और चीज़ ये थी कि यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, एक रेसिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी होना चाहिए। मतलब जैसे कि आज आप देखोगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, हॉस्टल्स वगैरह। तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे आया और फीमेल एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा देने की बात की गई कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और उस टाइम पे टीचर ट्रेनिंग को भी एम्फोसाइज़ किया गया कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज दोनों हुआ करते थे। जैसे आज भी आप देखोगे प्रोफेशनल कॉलेज अलग होते हैं, वोकेशनल कॉलेजेस अलग होते हैं। तो दोनों भी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग जो है टीचर्स को दी जानी चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि 7 नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होती है जो आज भी आपको देखने को मिलेगी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ढाका, लखनऊ, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, हैदराबाद में मैसूर, पटना, बनारस, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उस टाइम पे इस्टेब्लिश की जाती है। और पहले तो क्या होता था कि टीचिंग जो है वो की जाती थी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, डिग्री कॉलेजेस की होती थी। ठीक है, और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की बात ही नहीं की जाती थी। लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात की जा रही है कि ग्रेजुएशन के बाद भी जो है आप डिग्री ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी जो है, तो वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था कि आप एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हो और डिग्रीज भी दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में जो है हुआ करती थी चीज़ें यूजीसी के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस की पढ़ाई शुरू होती है और हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। और जो प्रोफेसर की जो पोजीशन है ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये प्रोफेसर की पोजीशन भी इस टाइम पे ही क्रिएट की जाती है, क्योंकि हायर एजुकेशन थी नहीं तो फिर प्रोफेसर की पोस्ट कहाँ से आएगी। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सैडलर कमीशन की बात कर रहे हैं। और ये कब की बात कर रहे हैं, हम 1917 की बात कर रहे हैं। आज से 100 साल से भी ऊपर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडली एजुकेशन डिपार्टमेंट भी सेटअप होता है और इंटरनल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होता है। बहुत सारी चीज़ें की जाती है, एकेडमिक काउंसिल बनाई जाती है जो कि रिसर्च करेगा एजुकेशन पे वगैरह पे। और सारी चीज़ें ये होती है कि कलकत्ता में जितना भी टीचिंग स्टाफ होता है
वो सब वहाँ पर रखा जाता है ताकि जो है वहाँ पर एक इस तरीके की टीचिंग यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए। और जैसे कि आप देखोगे कि आज भी जैसे कि आप देखोगे एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो होते हैं वो पूरी सिटी में फैले हुए होते हैं, इनफैक्ट कभी कभी सिटी से बाहर भी होते हैं। तो वैसे ही जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया कि आप जो कॉलेजेस हैं वो थोड़ा नए नए सेंटर पर स्टैब्लिश करो ताकि आपकी यूनिवर्सिटी एक्सपांड होते जाए। ठीक है, अब आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अलग अलग कॉलेज अलग अलग दिल्ली के एरिया में फैले हुए हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट से नहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे कि एकेडमिक मैटर्स में गवर्नमेंट जो है नहीं बोलती है, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्शन वोटिंग वगैरह नहीं होती है। तो सेकेंडली वही चीज़ है कि हमें जो है गवर्नमेंट से जो है चीज़ों को दूर रखना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, और जो सिंडिकेट और सेनेट है, तो सिंडिकेट और सेनेट मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो हुआ करती थी वो पार्लियामेंट टाइप का सिस्टम हुआ करता था इन द टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में वोटिंग हुआ करती थी और फिर वहाँ पर जो है वोटिंग करने के बाद अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए जाते थे, जैसे कि सिंडिकेट और सेनेट, जो कि डिसीजंस लिया करते थे। अब उसके बदले में कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है रिप्लेस कर दिया गया था। और साथ-साथ जो हेड बनेगा, जैसे आज आप देखोगे प्रिंसिपल हेड होता है या फिर वाइस चांसलर देखते हो आप यूनिवर्सिटी का। अगर आप कॉलेज की बात करते हो तो एक प्रिंसिपल होता है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो एक वाइस चांसलर होता है। तो अगर हेड हेड को अपॉइंट करने के लिए एक फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय वाइस चांसलर को अपॉइंट करना चाहिए। आज भी आप देखोगे अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अलग-अलग वाइस चांसलर हैं। और टीचिंग का काम जो है रिसर्च से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है? और रिसर्च अलग-अलग डिपार्टमेंट में होती है। और साथ-साथ दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे अलग-अलग बोर्ड्स बने। बोर्ड्स मतलब ये कि अलग-अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स बने, जिसमें अलग-अलग तरीके की चीज़ें हो सकें। तो हंटर कमीशन जो है वो बताता है, हंटर कमीशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एस्पेक्ट को जो है कवर करता है। और जो हंटर कमीशन के अंदर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया था वो था सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो सैडलर कमीशन की बात की जा रही है, जो अभी हमने जितने भी प्रोविजन पढ़े ये सब सैडलर कमीशन से रिलेटेड है। तो सैडलर कमीशन का पूरा ध्यान किसके ऊपर है? यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। सेकेंडली वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो 1937 के अंदर, अब बहुत लेट आ गए हम, देखिए 1937 में इंडियन ये थोड़ा आज़ादी के करीब करीब आ गए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बताते हैं कि हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। उस टाइम पे गांधी जी जो है, उस टाइम पे गांधी जी भी आ चुके थे, तो गांधी जी एजुकेशन स्कीम वो बढ़ाना चाहते थे। मतलब ये कि सबको जो है कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उस उन लोगों ने इसलिए ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड किए थे वार्धा में 22-23 अक्टूबर में 1937 में। और उसमें 3 रिजोल्यूशन पास किए थे कि हमें सबको यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए 7 से 14 साल की उम्र तक के लोगों को, और मदर टंग में सिखाना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन जो रहेगी वो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि डिग्रीज के लिए नहीं, एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रहेगी ताकि कुछ तरीके की चीज़ें सीख सके इंसान और अपनी लाइफ में जो है कुछ अचीव कर सके। और उस टाइम पे जो वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, इसके किसके चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप के अंदर बनी हुई थी। और उस टाइम पे जो है ये जो कमेटी बन जाती है, इसका जो काम होता है ये आज भी आप देखोगे कि आज के टाइम में जो एजुकेशन दी जा रही है, आज के टाइम में जो एजुकेशन दी जा रही है तो उसका भी बेसिस जो है ये वही स्कीम से निकल कर आता है, क्योंकि 1937 में फॉर्मुलेट होने के बाद 1938 के अंदर ये इम्प्लीमेंट होती है, और ये फर्स्ट एक्सटेंसिव नेशनल बेसिक एजुकेशन स्कीम होती है, ठीक है। मतलब पहली बार जो है बेसिक एजुकेशन स्कीम निकाली गई थी इंडिया के अंदर। तो ये वो फर्स्ट एजुकेशनल स्कीम है जिसके अंदर इंडियंस को बोला गया कि आपको कंपलसरी एजुकेशन देने का काम स्टेट का है, ठीक है। इवन यू डोंट हैव फंड, लेकिन स्टेट आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली हम बात करते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो इसमें ये थे कि क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन होगी, मतलब थोड़े बहुत क्राफ्ट्स जो है, मतलब स्किल इन्हांसमेंट चीज़ें होगी। एजुकेशन मदर टंग में होगी और नॉन वायलेंस पे बेस्ड होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं सर्जन प्लान ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो देखिए 1944 के करीबन आ रहा है, 1944 हमारे आज़ादी के और करीब करीब आते जा रहा है।
वर्ल्ड वार 2 हो चुका है, होने वाला है, और उस टाइम होने वाला है मतलब चल रहा है, ख़त्म होने की कगार पे है। उस टाइम पे ये होता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो होती है एजुकेशन की, वो बनती है और वो एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम होता है सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। अब ये रिकमेंडेशन देती है, देखिए आज के टाइम में जो जो चीज़ें आप चला रहे हो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती है, आप देखोगे ध्यान से। ये प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करती है, मतलब 3 से 6 साल के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, प्री प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। उसके बाद हाई स्कूल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 11 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का 3 साल का कोर्स करना है, ठीक है। आज भी आप देखोगे ऐसे ही पढ़ रहे हो आप, जैसे कि पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन, फिर आपने जो है फर्स्ट से लेके 6 क्लास तक, फिर 6 से लेके 12th क्लास तक, फिर 12th क्लास के बाद आप 3 साल का कोर्स करते हो। अब हाई स्कूल 2 टाइप की होती थी, एक होती थी एकेडमिक और एक होती थी टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल डिग्री से अलग होती है और एकेडमिक डिग्री से अलग होती है, आपको पता होगा। और इसके साथ साथ जो है टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट्स एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है अलग अलग फील्ड में लोग अलग अलग जगह जाना चाहते थे। और इंटरमीडिएट कोर्स होते थे उसको अबॉलिश कर दिए गए थे, ठीक है। इंटरमीडिएट कोर्स जो होते थे वो अबॉलिश कर दिए गए थे। और लिक्विडेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी इन 20 ईयर्स। तो हम एडल्ट इलिटरेसी यानी जो इलिटरेट जो पीपल है उनको हम ख़त्म करना चाहते थे। देखिए अभी तक हम इंडियन के एजुकेटेड जो इलिटरेट पीपल है उनको ख़त्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने उस टाइम पे एम बनाया था, ठीक है। और उस टाइम पे हम ये भी फोकस कर रहे थे ताकि ये फिजिकल और मेंटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। और हमारा मेन फोकस था टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे और फिजिकल एजुकेशन पे भी हमारा फोकस था। अब बात करते हैं समरी की, लेकिन ये समरी है चैप्टर की नहीं, ये है एजुकेशन सिस्टम की समरी। अभी तक के हमने जितनी भी एजुकेशन स्कीम्स पढ़ी है उसके बारे में हम एक छोटी सी समरी पढ़ेंगे। तो देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू तो हुआ था, आज भी चला आ रहा है, आज भी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फंड जो है देती है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम देखेंगे कि बहुत सारे बेनिफिशियरी जो है उनको उन तक जो है स्कीम नहीं गई है। जैसे कि विमेन के एजुकेशन पे एम्फसाइज तो बहुत ज़्यादा किया गया है, लेकिन अभी भी फीमेल लिटरेसी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल लिटरेसी। और आज भी जो है मास एजुकेशन जो है इतनी नहीं होती है, क्योंकि आज भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है, ठीक है। और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को जो है हटा दिया, ख़त्म कर दिया। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा बड़ा कौन है। इसके बाद हम समझेंगे कि इसका जो ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस किया, इनका मेन काम क्या था। ये इंडियंस के वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ हमें एम्प्लॉयज़ मिल जाए, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक कुछ हमें सर्वेंट्स मिल जाए। और इंटर्न क्या होता है कि जो इंडियंस को एजुकेशन मिलती है वो इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा फेवर्ड हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स। और वो सोचते हैं कि इंडियंस ने हमारे मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारा इतना अच्छा काम किया कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ उसके उस टाइम पे जब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, मैंने आपको बताया था क्या हम जो है कुछ लोगों को मास एजुकेट करेंगे और फिर वो इंटर्न जो है मासेस को एजुकेट करेंगे। तो इस थ्योरी की वजह से जो है एक तरीके से जो आज भी हम देखते हैं रिच पुअर डिवाइड, या फिर हैव नॉट डिवाइड, या फिर एजुकेशन में जो है आप देखोगे कि एजुकेशन में भी एक तरीके का डिवाइड देखने को मिलता है, इन्फीरियरिटी देखने को मिलती है, वो इस वजह से दिखती है। लेकिन साथ ही हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने जो आइडियाज़ लेकर आए थे इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी का और मॉडर्न आइडियाज़ का जो है स्प्रेड होता है। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। एक बहुत ही कॉमन टर्म आपने अपनी लाइफ में सुना होगा, मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से इमर्ज हुई। हमेशा से मिडिल क्लास नहीं हुआ करती थी, स्पेशली इंडियन कंटेक्स में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंडियन कंटेक्स कैसा कंटेक्स था, इंडियन कंटेक्स में आप देखोगे कि 4 वर्ण में डिवाइडेड था। उसके अलावा जो है मर्चेंट ट्रेडर्स लोग जो है जो चीज़ करते थे उसके अकॉर्डिंग जाने जाते थे, जाति जनजाति, ठीक है। और उसमें भी आप देखोगे छोटे छोटे जो है अलग अलग कास्ट और सब कास्ट बनकर आती है। लेकिन आप देखोगे कि मिडिल क्लास जब इमर्ज होकर आती है वो यूरोप में आती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी वो आइडियाज आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास का इमर्जेंस जो है होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता है 17-18 सेंचुरी की बात है। ये जब यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन से शुरू होता है और बाकी जगह वर्ल्ड में फैलता है। तो उस टाइम पे जो है, पहले के टाइम में ऑफ कोर्स ही बात है, एग्रीकल्चर जो है डोमिनेटिंग था और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो डोमिनेटिंग थी। लेकिन जब मशीन मेड प्रोडक्ट की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे ये होता है कि एक नया तरीके के लोग इवॉल्व होकर आए, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स। तो ये पहले नहीं हुआ करते थे क्योंकि इनकी नीड्स नहीं थी। डॉक्टर्स ऑफ कोर्स नीड हुआ करती थी, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा से हुआ करते थे, लेकिन वो अलग तरीके से होते थे। औपचारिक मतलब औषधि वगैरह, जैसे कि इंडियंस के अंदर भी एक तरीके का खुद का एक औपचारिक सिस्टम है। जैसे कि आप देखोगे कि यूनानी सिस्टम देखोगे, आप देखोगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सिस्टम। तो ये सब सिस्टम है, लेकिन जो आज जो हम जैसे कि डॉक्टर्स देखते हैं, लॉयर्स देखते हैं, उस तरीके का सिस्टम नहीं हुआ करता था। और एजुकेटेड लोग हमेशा से किस पे बिलीव करते हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। मेरिटोक्रेसी मतलब आप भी यही सोचते होगे ना कि आपने जो आप अपनी लाइफ में जो बनो वो आपके मेरिट के बेसिस पे बनो, मतलब अपनी मेहनत के बेसिस पे बनो, ना कि आपके बर्थ के बेसिस पे बनो, कि आप कहाँ पर पैदा हुए हो वो डिपेंड करे। क्योंकि देखिए इंडियंस में ऐसा होता था कि जो धोबी है, धोबी का बेटा धोबी बनेगा कास्ट सिस्टम के अंदर। लेकिन ये सिस्टम जो है धीरे धीरे इरेडिकेट होता गया। हम देखेंगे पहले से इरेडिकेशन चालू हो चुका था इसका, टाइम्स ऑफ मुगल ऑल्सो। उसके पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी इसका इरेडिकेशन शुरू हो गया था, क्योंकि अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट थी आर्टिशंस की इन द कोर्ट्स। और कोर्ट्स में मतलब दरबारों में जो है ज़रूरत पड़ती थी लोगों की, और उसमें फिर कास्ट और जात पात को नहीं देखा जाता था। शूद्र को भी जो है अपॉइंट किया जाता था और ब्राह्मण को भी अपॉइंट किया जाता था। तो शुरुआत में आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मिडिल क्लास का ही पार्ट हुआ करते थे। मतलब मिडिल क्लास के जो लोग थे वही इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों को बहुत प्रॉफिट होने लग गया और फिर वो लोग कैपिटलिस्ट के नाम से जाने लग गए। और स्पेशली फिर उसमें मार्क्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिक अपना दिया। मार्क्स ने जो है कैपिटलिज्म के बारे में, वो अलग स्टोरी है, वो आपने पढ़ा होगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में। अभी के लिए हमारा जो कंसर्न है वो क्या है कि यूरोप में किस तरीके से जो है मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरीके से इमर्ज होता है। तो इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आता है उसके साथ जो है मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है। क्योंकि आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रीज होती है, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया कि इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल सके। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का तो जो है हम नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर आया इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के पीरियड में तो नहीं आया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का वो बात अलग है। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है, मतलब उस टाइम पे जो मिडिल क्लास का जो ग्रोथ है वो कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन लाया गया। अब कुछ लोग जो है टीचर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लॉयर, स्मॉल ट्रेडर्स। तो ये सब लोग जो है मिडिल क्लास बन जाते हैं, और मिडिल क्लास जो बन जाते हैं ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल स्ट्रगल में। क्योंकि देखिए जो अपर क्लास होते थे, अपर क्लास उस टाइम पे मोस्टली जो है ब्राह्मण, अपर क्लास, या फिर जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, इस तरीके की चीज़ें वो उस टाइम पे हुआ करते थे। वो एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो खुद जो है ऑप्रेस करते थे दूसरे लोगों को, ठीक है। ऑप्रेस होते नहीं थे, ऑप्रेसिंग स्ट्रक्चर्स थे। अब देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा पुअर थे वो पीजेंट्स थे, और बहुत ज़्यादा लैंडलेस फार्मर्स और वगैरह। तो वो लोग खुद इतना ज़्यादा ऑप्रेस्ड थे कि उन वो भी लिटरेट नहीं थे, और वो चाहते थे कि कोई उनका सपोर्ट करे कि वो जो है इन सब चीज़ों से बाहर आ सके। अब बचे कौन? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास एक ऐसी रिसोर्स थी जो ना ज़्यादा ऑप्रेस थे ना ज़्यादा ऑप्रेसिंग थे, और वो लोग एजुकेटेड थे, इनलाइटेंड थे, और वो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। तो ये जो मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस होता है ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है, और आज भी आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास ही लोग हैं, ठीक है। क्योंकि अपर जो एलिट है वो बहुत कम है, ठीक है, और जो लोअर है वो तो ऑफ कोर्स है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद मिडिल स्ट्रेटा में जो है लोग आ चुके हैं, क्योंकि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि इंडिया में मिडिल क्लास क्यों इमर्ज होकर आता है, ठीक है, तो हम समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पे आपको पता होगा कि जो इकोनॉमी है,
इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। पहले तो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, लेकिन बाद में जो है क्या होता है कि इंडियन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को जो है कहीं न कहीं डिस्करेज करा जाता है, और जो ब्रिटिशर्स के जो इम्पोर्ट है, मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता है। तो इससे कहीं न कहीं जो है इंडियंस के जो पूरी तरीके से जो इकोनॉमी है वो बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि जो इंडियंस थे पहले हैंडीक्राफ्ट पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। अब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ जो है वो र्यून हो जा एग्रीकल्चर जो है वो र्यून हो जाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर क्यों र्यून हो जाता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है तो। और साथ-साथ जो है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और साथ में जो जॉब्स का जो सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो जॉब्स का जो सिस्टम है उसमें जो है कहीं न कहीं इस तरीके का सिस्टम था कि जिससे इकोनॉमी जो है इंडियन सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है? और सोशियोलॉजिस्ट जो है डीएल सेठ वो बिलीव करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नए तरीके के लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए थे। आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 2 में बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवारी, रेतवारी, अलग अलग सेटलमेंट सिस्टम, और इंडिविजुअलिज्म का जो जन्म होता है। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही थी कि पहले तो कलेक्टिव ओनरशिप हुआ करती थी, सब लोग जो है मिलकर एक विलेज में साथ में रहा करते थे। लेकिन अब क्या होता था कि अब जो है कलेक्टिव ओनरशिप की बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें क्या होता था कि अब जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स को जो है वो डायरेक्टली पहले क्या करते थे कि लैंडलॉर्ड्स जो है लोगों को लोन दिया करते थे, ठीक है? और उसके बाद जो है ध्यान भी रखा करते थे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो सारा काम उनका ख़त्म कर दिया। अब लैंडलॉर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी ओन करते थे और आते थे अपना रेंट कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, दैट्स इट। तो वो एक तरीके की नई क्लास इमर्ज होकर आती है, लैंडलॉर्ड की क्लास। उसके बाद एक नई क्लास इमर्ज होकर आती है जिसको हम कहते हैं कि जो कि एलीट क्लास थी। एलीट क्लास किस तरीके से थी वो भी हम समझते हैं। तो इंडिया में जब एजुकेशन आया, इंग्लिश एजुकेशन, उस टाइम पे कुछ जो एलीट थे, कुछ लोग थे, उन लोगों ने क्या कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन ले लिया, ठीक है? अब उस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन लेना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है? तो उन लोगों के अंदर थोड़ा-सा अहम आ गया, अहम मतलब अहंकार आ गया, थोड़ा-सा प्राउडनेस आ गई। तो वो लोग क्या करते थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अपने आप को जो है बहुत समझते थे कि हाँ, हम लोग क्या कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जो इंडियंस जो इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो उनको समझते थे इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं, गँवार है, ऐसा-वैसा, और वो लोग उनसे दूर रहते थे। तो इस तरीके से जो है इस तरीके के भी लोग थे इंडिया में, और कुछ लोग इस तरीके के भी थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो खुद एजुकेशन लेकर दूसरों तक एजुकेशन को फैला रहे थे। तो ये टाइम था इंडियन रेनेसा पीरियड, मतलब इंडिया का पूर्ण जागरण का पीरियड। मतलब इंडिया का जो है कहीं ना कहीं जो जितने भी सोशल मिथ है, सुपरस्टिशंस है, उससे बाहर निकलने का एक टाइम था, ठीक है? तो अब 2 तरीके की क्लासेस बन गई, मैंने आपको बताया। इंटेलेक्चुअल्स बन गई, मिडल जो इंटेलेक्चुअल्स जो है वो क्या बन गई, मिडल क्लास बन गई बाद में जाकर, और लैंडलॉर्ड्स, ये लोग भी बन गए। तो 2 अलग-अलग टाइप की क्लासेस जो है वो बाहर निकल कर आती हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे जो है मॉडर्नाइज़ेशन आया था। क्यों? क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एक ऐसा टाइम था जब लोग जो है क्या कहते हैं आपस में घर वालों की केयर नहीं करते हुए इंडिविजुअलिज्म पे फोकस कर रहे थे। क्योंकि उनको वेस्टर्न एजुकेशन मिली थी, और वेस्टर्न एजुकेशन में उनके आइडियाज़ जो थे वो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज़ को लेकर जो है वो अपना सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो उस चीज़ पे रखते थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि लोग जो थे उस टाइम पे बाकी जो मतलब जो कुछ लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया एलीट लोग थे, वो कहीं ना कहीं कट आउट हो जाते हैं मासेस पीपल से, ठीक है? जो मास लोग हैं इंडिया के, उनसे हट कर जो है कुछ लोग जो है अपना एलीट, अपना एजुकेशनल सेक्टर अलग से बना लेते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में सब लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे कि हम देखते हैं कि सब लोग जो है एक गाँव जो है पूरा एक साथ काम कर रहा है, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा था। अब चीज़ें चेंज हो गई थी, बदल गई थी। तो कहीं न कहीं हम देखेंगे कि इस तरीके की बदलती हुई चीज़ों के कारण कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि इंडियन मिडल क्लास का क्या रोल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने में सबसे ज़्यादा जो सहयोगी थे वो मिडिल क्लास थे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो रिच क्लास है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है
वो ज़्यादातर इम्पैक्ट किसको करती है, मिडिल क्लास को करती है और पुअर क्लास को करती है। पुअर को फिर भी इतना इम्पैक्ट नहीं करती, मिडिल क्लास को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखिए पुअर को जो है आप टैक्स टैक्स बेनिफिट्स जो हो गए, क्योंकि इनकम नहीं है। उसके अलावा आप देखोगे कि 3 लाख तक के इनकम स्लैब हो गया। अब समझ लीजिए बजट इंट्रोड्यूस होता है, अभी बजट इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास जो है अपनी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं, वो देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है या नहीं, हमारा जो है इन्वेस्टमेंट चीज़ें कैसी है और इन्फ्लेशन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेनली क्या होता है कि उस टाइम पे भी ये था कि मिडिल क्लास को ज़्यादा फर्क पड़ता था, इसलिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादातर जो है सामने आई एज़ कम्पेयर टू दी अपर क्लास। ऑफ कोर्स सी बात है पुअर क्लास तो आएगी ही आएगी, लेकिन पुअर क्लास को किसी का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो कौन बनते हैं, मिडिल क्लास बनते हैं। तो मिडिल क्लास सक्सेसफुल हो जाती है एक नेशनल स्ट्रगल लॉन्च करने में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और साथ साथ सोशलिस्ट स्ट्रगल इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए भी वो सक्सेसफुल हो जाती है। सोशलिस्ट स्ट्रगल क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट स्ट्रगल देखिए आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुई, अराउंड हम कहते हैं 20-30 ईयर्स तक के जो इंडिया का स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा सोशलिस्ट था। आज भी आप देखोगे कि इंदिरा गांधी ने 1977 में जब 2 वर्ड ऐड करवाए, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या था मुझे कमेंट करके बताना। तो जो हमारा अमेंडमेंट था, हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने ये चीज़ ऐड की, तो सोशलिस्ट जो वर्ड था, तो सोशलिस्ट ऐड हुआ, मतलब इंडिया उस टाइम थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड था। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो हम बाद में समझेंगे। बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि जो मिडिल क्लास था कहीं ना कहीं वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ में, पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा एक्टिव था और इकोनॉमी में भी ज़्यादा एक्टिव था, और साथ साथ ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया से भगाने के लिए भी सबसे ज़्यादा रोल जो है इन्होंने ही निभाया है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो एजेंट बन जाते हैं मॉडर्नाइजेशन के, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन लाते हैं, और एजुकेशन से मॉडल क्लास आती है, मिडिल क्लास आती है। तो अल्टीमेटली ऐसा कहते हैं ना कि खुद के लिए गड्ढा खोदना, तो ब्रिटिशर्स ने देखा जाए तो खुद के लिए गड्ढा खोदा, मतलब उन्होंने जो है मिडिल एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की, उसमें से मिडिल क्लास आई। आप देख लीजिए कि जितने भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जितने भी आप नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, आप देखोगे ये सब जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। थोड़ा से अपर मिडिल क्लास, उन लोगों को एजुकेशन मिलती है, वो एनलाइटन हो जाते हैं और फिर वो जो है ब्रिटिशर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पे एक और चीज़ ये थी, आप अगर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से इंक्योर करोगे तो उस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन का एक बहुत ज़्यादा चस्का था, मतलब इंग्लिश एजुकेशन जिसने ले ली वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब होता है ना, सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन लेना इतना आसान नहीं था। तो उस टाइम पे वो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आज जो है थोड़ी कॉमन हो चुकी है, ठीक है, फिर भी आप देखोगे कि इंग्लिश की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है अगर आप थोड़े रूरल एरिया में जाके देखते हो। दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न आइडियाज़ आ रहे थे, ठीक है, तो वेस्टर्न आइडियाज़ आने के कारण कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आ रहे थे। और आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय बोलो, आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलो, जो भी लीडर्स थे जो सोशल रिफॉर्मेशन लाते हैं, वो भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल रिफॉर्मर जो है उनके इंटेंशन सही नहीं थे, उनके इंटेंशन अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए सोसाइटी के लिए, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन को थोड़ा सा छोड़कर, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न ट्रेडिशन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे, ठीक है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है इंडियन ट्रेडिशन को ज़्यादा नहीं समझते थे, बल्कि वो वेस्ट, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो थी उस तरीके से टिल्टेड थी, ओरिएंटेड थी, इसलिए वो भी जो थे थोड़े से वेस्टर्न ओरिएंटेड थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास ने जो है 3 मेजर काम किए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम उन्होंने ये भी किया कि उनको पता था कि जो फॉरेनर्स थे ना, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो जो है कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात उनको समझ में आई। दूसरी चीज़ ये कि फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशंस, मतलब उन लोगों ने कुछ ट्रेडिशंस को ऐसा अपना लिया जिसको उन्होंने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, और कुछ ट्रेडिशंस उन्होंने ऐसे अपनाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे। और थर्ड चीज़ ये है कि वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे थे। कैसे क्रिएट कर रहे थे वो बताती हूँ। तो देखिए, जब हम बात करते हैं, आज भी आप देखोगे इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर
बहुत ज़्यादा एजुकेशन है मिडिल क्लास में, ठीक है। और सब लोग जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन की बात करते हैं, सबको एजुकेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि उनके अंदर जो उनका स्ट्रक्चर है, जैसे कि बताया जा रहा है, उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो फ्यूडल होता है, पैट्रियार्कियल होता है। मतलब आज आप देखोगे कि पैट्रियार्की ज़्यादातर जो है वो आपको देखने को मिलेगी मिडिल क्लास में ही, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीके से पार्शलिटी, एक तरीके से जो बायसनेस है जेंडर की, वो मिडिल क्लास के अंदर ही लाइक की करती है। तो इसलिए उस टाइम पे भी यही चीज़ थी कि मिडिल क्लास एजुकेटेड तो हो जाती थी, और बाहर से जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली जो है हर तरीके से चीज़ों को चेंज लाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से जो है कंजर्वेटिव थी, ठीक है। मतलब इंग्लिश पढ़ लेने से और मॉडर्न बातें कर लेने से नहीं होता है, आपको अपने आप को अंदर से जो है चीज़ों को चेंज करनी होती है। सेकेंडली मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उसमें मतलब जो यूरोप के अंदर जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर आई, वो इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से आई, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई। लेकिन इंडिया में वो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं आई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया में आया नहीं था। इंडिया में वो आई थी बिकॉज ऑफ लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो एजुकेशन वगैरह के कारण आई थी, ठीक है। क्योंकि इंडिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के अंदर कोई सीरियस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस हुआ नहीं था, ठीक है। और एजुकेशन नीड ऑफ द आवर है, वो सबको पता है। तो उस टाइम पे भी जो है एजुकेशन नीड ऑफ द आवर थी, तो उसमें ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी कि रेलवेज में, क्योंकि रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी, पोस्टल डिपार्टमेंट में, सब जगह पे। आज भी देखिए आप, ऑफिसर्स जो है गवर्नमेंट जो है रिक्रूट करती है। रेलवे में कोई काम कर रहा है, कोई प्रेस में काम कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि वहाँ से सब लोगों को लेकर आया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं वो इंडियंस को ही जो है क्या कहते हैं एजुकेट करके इंडियंस को यूज़ करना चाहते थे, ठीक है। और ये सब लोग जो है जब इन ब्रिटिशर्स के लिए काम करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के जैसे ही सोचने लग गए, ठीक है। और साथ साथ जो है वो लोग जो है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लग गए। आज भी आप देखोगे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमारा जो कल्चर है, ईटिंग प्रैक्टिस, रहना सहना, हर चीज़ हम जो है वेस्टर्न तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो है हमारी जो एजुकेशन है, उसने हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि हम अगर हम वेस्टर्न रहेंगे तो हम ज़्यादा मॉडर्न रहेंगे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको अक्सर जो है इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। अब उस टाइम पे ये भी होता गया कि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के, जैसे कि ब्रिटिशर्स का क्या एम था कि इंडियंस को एजुकेशन दे और गवर्नमेंट जॉब दे। तो ब्रिटिशर सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा इंडियंस ने क्या किया कि धीरे धीरे टाउन्स में जाने लग गए, ठीक है। और वहाँ पर जाके वो लोग ट्रेडिंग करने लग गए। तो नए नए टाउन्स बनकर आए, अर्बनाइजेशन चालू हुई, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई। और फिर क्या होता है, जैसे धीरे 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 वो ट्रेडिंग करते करते थोड़ा बहुत पैसा सेव करके फाइनली वो भी थोड़ा एक तरीके की इंडस्ट्री चालू कर देते थे, ठीक है। तो इंडस्ट्री चालू करते थे, और जब आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, गांधी जी के द्वारा लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला कि इंडियंस इंडस्ट्री पे ज़्यादा आप एम्फोसाइज करो। और साथ साथ फिर इंडियन इंडस्ट्रीज में एम्फोसाइज करने के अलावा इंडियन वर्कर्स को भी एम्प्लॉय करने की बात की जा रही थी, ठीक है। और साथ साथ जो वाइट कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब आज भी मानी जाती है, जैसे कि वाइट भी नहीं, गोल्डन कॉलर जॉब जो मानी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो होती है, जैसे कि आप देखोगे सिविल सर्विसेज, उसको गोल्ड कॉलर जॉब मानी जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वाइट कॉलर जॉब जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह की, वो भी जो है कहीं ना कहीं इमर्ज होकर उस टाइम पर आती है। और इसमें इंडियंस के एफर्ट रहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ये चाहते थे कि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करें और हमारे जो इंडियंस है वो गवर्नमेंट जॉब में ही काम करते रहे। अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट में, और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। समरी हम पढ़ने वाले हैं, और समरी जो है वो इस तरीके से है कि ये पूरे तीनों लेसन की समरी है, जो कि पूरा थर्ड यूनिट है आपका, उसकी समरी है। तो उसमें शॉर्ट में आपको ये बताया गया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में मैंने आपको जो सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है, ब्रिटिशर्स थोड़े से हिल गए थे, और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो पूरा कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र कर दिया था।
और उसके बाद हम ये समझते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन एजुकेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन लेकर आए उसके प्रोज भी थे और कॉन्स भी थे। और तीसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि इंडिया में जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर आई उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसी के साथ हमारा आज का जो है चैप्टर ख़त्म होता है, लेसन ख़त्म होता है और थर्ड यूनिट भी ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 4 के साथ। और हमारे CNI में यानी कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया में 2 ही यूनिट बचे हैं जो कि हम जल्द ही फिनिश कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के सारे यूनिट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं DSC 1 के, आप जो है चेक कर सकते हो। सेकेंडली उसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।